बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन मोहतरम। इस कहानी की इससे पहले आप 60 किस्तें सुन चुके हैं। अब 61 किस्त मुलाहिजा फरमाएं। मैं चलने में वहीं खड़ा उसे देखता रहा। वो सागती रहा। शबीर पत्थर पर से उठकर आगे आया। उसने असलम की नब्ज देखी और दिल की धड़कन महसूस करने की कोशिश की और उठते हुए किसी फर्ज शनास डॉक्टर की सी मतानत और बुर्दबारी से बोला, मर चुका है सर, बस इतनी सी जान होती है इंसान के बदन में। मैंने हाथ झाड़ते हुए कहा, मगर वो ना जाने कितने इंसानों की जान अजाब में किए रखता है। मैंने अपने सरापा का जायजा लिया। मेरे सिर्फ जूते गर्द मैट गए थे, लिबास जूं का तू था, कमीज अलबत्ता पतलून से बाहर आ गई थी। मैंने अपना हुलिया दुरुस्त किया, कोट पहना, टाई लगाई और एक बार फिर वही मुअज्जज और आराम तलब सा इंसान नजर आने लगा, जिसे अगर कोई बज़ाहिर देखता तो यही सोचता कि इस शख्स को तो आरामदेह कुर्सी पर बैठकर फाइलों पर दस्तखत करने के अलावा कुछ काम नहीं आता होगा। इसका क्या हशर करना है सर? शबीर ने लाश की तरफ इशारा करते हुए पूछा। इसका फैसला मैं तुम पर छोड़ रहा हूँ। मैंने टाई की गिरा दुरुस्त करते हुए कहा, तुम चाहो तो इसे यूं ही छोड़ सकते हो। कुछ परिंदों और कीड़े मकोड़ों वगैरह का भी इस पर कुछ हक बनता है। वो 2-4 दिन आराम से पेट भर लेंगे और अगर तुम्हारा दिल चाहे तो इसे दफन कर दो, लेकिन मैं अब चलूंगा, मुझे नींद आ रही है। शबीर ने एक नजर टोनी की तरफ देखा और एक लम्हे कुछ सोचा, बिलाखिर झिझकते हुए बोला, मेरा ख्याल है सर, इसे दफन कर देते हैं। क्या याद करेगा बेचारा, तुम्हारी मर्जी, मुझे कोई एतराज नहीं, मैंने कहा और अलविदाई अंदाज में हाथ हिलाकर वापस चल दिया। मुझे मालूम था कि शबीर की गाड़ी में एक कुदाल मौजूद होगी जो फोल्ड होने के बाद गाड़ी के जैक का काम देती थी और उस हालत में उसे देखकर कोई सोच भी नहीं सकता था कि वो बतौर कुदाल भी इस्तेमाल होती होगी। वो दोनों मेरे पीछे पीछे अपनी गाड़ी तक वापस आए। मैं तो अपनी गाड़ी में बैठकर वहां से रवाना हो गया। उन्हें मैंने डिग्गी से कुदाल निकाल कर वापस मैदान की तरफ जाते देखा। वापसी पर मैं अपने आप को बेहद हल्का फुल्का महसूस कर रहा था। बरसों से जहन के गोशे में गोया किसी मकड़ी ने जाला सा बुन रखा था। आज वो जाला हट गया था। जहन कुछ साफ सा हो गया था। कुछ देर के लिए गैर इरादी तौर पर मैं हल्के सुरों में सीटी भी बचाने लगा था। चौक पर एक जगह मुझे 3 पुलिस वाले भी बंदूकें लिए टहलते नजर आए, लेकिन उन्होंने मुझे रोका नहीं। घर आकर लिबास तब्दील करके मैं आराम से सो गया। उसके 1 हफ्ते बाद मैं अपने माल वाले ऑफिस में बैठा था कि सेक्रेटरी ने इंटरकॉम पर इतला दी, सर एक पुलिस इंस्पेक्टर आपसे मिलना चाहता है। पुलिस इंस्पेक्टर? मैंने कदरे हैरत से दोहराया, गो कि मुझे हैरत हरगिज नहीं थी। एक लम्हे के तवक्कुफ से मैंने कहा, ठीक है भेज दो। चंद लम्हे बाद वो बावर्दी इंस्पेक्टर दरवाजा खोलकर कमरे में दाखिल हुआ। वो मेरे अंदाजे से कहीं कम उम्र था। वो एक चाको चौबंद और स्मार्ट नौजवान था। उसकी वर्दी नहायत साफ सुथरी, सलीके से इस्त्री शुदा और उसके शरीर जिस्म पर बिल्कुल फिट थी। नीली टोपी के नीचे उसकी सुर्ख सफेद रंगत बहुत भली लग रही थी। उसकी बगल में एक फाइल दबी हुई थी। मैंने मुस्कुराते हुए उससे मुसाफा किया। उसका हाथ मजबूत था। मजबूती तौर पर वो एक खासा मुख्तलिफ किस्म का ऑफिसर नजर आ रहा था। इंस्पेक्टर नईम अहमद, उसने अपना तारुफ करवाया। तशरीफ रखिए। मैंने कुर्सी की तरफ इशारा किया। उसने आरास्ता पैरास्ता ऑफिस पर एक नजर डाली और बैठ गया। उसके चेहरे पर मरूबियत नहीं थी और ये कोई अच्छी अलामत नहीं थी। कम अज कम मैं उसे अपने हक में अच्छा नहीं समझता था। क्या पीना पसंद करेंगे आप, चाय या काफी? मैंने पूछा। शुक्रिया, मैं इस वक्त कुछ भी नहीं पीऊंगा। तफ्तीश की गर्ज से मैं जिसके यहाँ जाता हूँ उसके यहाँ कुछ खाता पीता नहीं, उसने मुलायमत से जवाब दिया। हैरत है? मैंने हकीकतन हैरत से कहा। ये मैं क्या सुन रहा हूँ, कानों पर एतबार नहीं आ रहा। क्यों सर, इसमें यकीन न आने वाली क्या बात है? उसने मुलायमत से पूछा। इंस्पेक्टर, मैंने गाँव में परवरिश पाई है और बचपन से मैंने ये देखा है कि अगर गाँव में कहीं कत्ल भी हो जाता था तो तफ्तीश के लिए आने वाले थानेदार साहब और उनके मातहतों के लिए मुर्गियां पकती थी, पराठे तैयार होते थे, लाश चादर से ढकी एक तरफ पड़ी रहती थी, दूसरी तरफ दस्तरखान सजे होते थे। मकतूल के वरसा को 2 ही काम होते थे, यानी नित नए खाने तैयार करना और जब उनसे फुर्सत मिले तो आहोजारी करना, रोना पीटना। तफ्तीश कई दिन जारी रहती थी और पुलिस पार्टी रोजाना बाकायदगी से आती रहती थी। मिलाकर जब कुछ मुश्तबा अफराद की फहरिस्त तैयार हो जाती थी तो फिर पुलिस पार्टी की आमदो रफ्त उनके यहाँ शुरू हो जाती थी और मकतूल के वरसा आंसू पूछ कर नताइज का इंतजार करने लगते थे। कमोबेश यही सब कुछ मैं मुख्तलिफ जगहों पर मुख्तलिफ अंदाज में मुख्तलिफ लवाजमात के साथ देखता आया हूँ। माहौल, सूरत हाल और हैसियतों के मुताबिक थोड़ी बहुत तब्दीलियां होती रहती हैं। मैं बगौर उसकी तरफ देखते हुए मुस्कुरा दिया। उसके चेहरे की सुर्खी मामूली से गहरी हो गई थी, तहम वो गोया तहम्मुल का मुजाहिरा करते हुए मुस्कुराहट का जवाब मुस्कुराहट से देते हुए बोला, आप थोड़े से मुबालगे से काम ले रहे हैं। तहम मैं फिर भी आपकी बात को मुकम्मल तौर पर दुरुस्त तस्लीम करता हूँ, लेकिन ये तो आप भी तस्लीम करेंगे कि हर तबके में हर तरह के लोग मौजूद होते हैं। मैं इस अज़म के साथ इस डिपार्टमेंट में आया हूँ कि जो चीजें यहाँ की रवायात बन चुकी हैं उन्हें कुछ बदलने की कोशिश करूंगा। फिर वो टोपी दुरुस्त करते हुए एक लम्हे के तवक्कुफ से बोला, शायद उसे
आप अपने मुंह मियां मिट्ठू बनने के मुतरादिफ समझें, लेकिन मैं ये बातें महज तारुफ के तौर पर बता देना बेहतर समझता हूँ कि मेरा ताल्लुक छोटे मोटे जिम्मेदार घराने से है। कई साल गुजर चुके हैं मेरी सर्विस को, लेकिन अभी तक खुदा का करम शामिल हाल रहा है कि मैंने रिश्वत का एक पैसा भी नहीं खाया, और इस वजह से जो भी दुश्वारियां मुझ पर पड़ी उन्हें भी मैं आसानी से सह गया हूँ। और खुदा का एक करम यह भी है कि अपनी ईमानदारी की वजह से महकमे वालों की नज़र में गंदी मछली होने के बावजूद इस नौजवानी में ही ASI भर्ती होने के बाद इंस्पेक्टर के ओहदे तक तरक्की पा चुका हूँ। बहुत खूब, मैंने सताइशी अंदाज में सर हिलाया। बरिसबिल तस्करा एक और बात की वजाहत करता चलूं। वो बोला, मैं आपको सर कहकर इसलिए मुखातिब नहीं कर रहा कि आप एक दौलतमंद इंसान हैं, शहर में आपका बड़ा नाम है, बड़ी इज्जत है, और मैं आपसे मरऊब हो गया हूँ, या मुझे आपकी खुशनुदी अजीज हो गई है। ऐसा कोई ख्याल दिल में मत लाइएगा, इनमें से कोई बात दुरुस्त नहीं है। हर शरीफ आदमी का ये कानूनी हक है कि उस वक्त तक उसकी इज्जत की जाए जब तक वो मुजरिम साबित न हो जाए। इसलिए दौरान तफ्तीश ये वास्ता चाहे मजदूर से पड़े या मिल ऑनर से, मैं उसके समाजी मर्तबे पर गौर किए बगैर उसे सर ही कहता हूँ। इंस्पेक्टर, क्या नाम बताया था तुमने अपना? मैंने नीम व आंखों से उसकी तरफ देखते हुए कहा। इंस्पेक्टर नईम अहमद। वो जल्दी से बोला, इंस्पेक्टर नईम। मैंने रिवालिंग चेयर पर पहलू बदलते हुए कहा, तुम मुझे ख्वाब ख्याल के आदमी लग रहे हो। मुझे यकीन सा हो रहा है कि अभी कोई खटका होगा और मेरी आंख खुल जाएगी। तुम मेरी नजरों के सामने से गायब हो चुके होगे, ख्वाब टूट चुका होगा। तुम जैसे किरदार सिर्फ अंग्रेजी कहानियों में पाए जाते हैं, और वो भी हर अंग्रेजी कहानी में नहीं, जुर्म सजा की किसी किसी कहानी में। तुम इस खित्ता जमीन की तरफ क्यों करा निकले? बस कभी कभी कुदरत को यूं भी मंजूर होता है। वो मुस्कुराया और धीरे धीरे अपनी छड़ी दूसरे हाथ पर मारने लगा। बहरहाल आप यकीन रखिए, मैं ख्वाब ख्याल की दुनिया का आदमी नहीं हूँ। ठोस हकायक की इसी दुनिया से ताल्लुक है मेरा, और खुद भी एक ठोस हकीकत हूँ मैं, इस लकड़ी की तरह। उसने अपनी छड़ी कदरे बुलंद करके मुझे दिखाई। मैं छड़ी की तरफ देखने के बजाय चल लबे उसकी आंखों में झांकता रहा। बिलाकर उसने नजर चुरा ली, लेकिन अगर वो इतनी देर भी मेरी आंखों में आंखें डाले देख रहा था तो ये उसकी जुरातबंदी की दलील थी। फरमाइए, कैसे तशरीफ लाने की जहमत की? मैंने इंतहाई धीमे लहजे में इंतहाई मुलायमत से पूछा। उसने दिन और तारीख बताते हुए कहा, एक मुमताज फिल्मसाज, सनतकार और बड़े जमींदार मिस्टर असलम मलिक 13 और 14 सितंबर की दरमियानी रात से गायब हैं। उनका एक दफ्तर आपके एक दफ्तर के मुकाबिल फिल्म स्टूडियो में वाक़ है। असलम मलिक। मैंने उसकी बात काटते हुए पुरख्याल लहजे में दोहराया। मुझे कुछ कुछ याद पड़ता है कि इस नाम के किसी शख्स से किसी तकरीब में मुलाकात हुई थी, लेकिन ये याद नहीं रहा कि वह कौन था, और उसकी शक्ल और सूरत भी जहन में नहीं रही। मैं मुआज़्ज़ज़ खाना से अंदाज में मुस्कुरा दिया। रोजाना बहुत से लोगों से मिलना पड़ता है, सिर्फ खास खास लोगों के नाम और शक्लें ही जहन में रह जाती हैं, या फिर उन लोगों की जिनसे हमें कोई खास काम हो या जिनसे हमारा कोई खास ताल्लुक हो। और मेरा ख्याल है असली मलिक उन लोगों की फहरिस्त में शामिल नहीं, वरना मुझे उसके बारे जरूर कुछ न कुछ याद होता। और जहां तक मेरे स्टूडियो वाले दफ्तर का ताल्लुक है, तो शायद ये जानने से आपकी मालूमात में कुछ इजाफा हो सके कि उससे मुझे कोई खास दिलचस्पी नहीं है। वो बस मेरे ग्रुप ऑफ कंपनीज का एक छोटा सा हिस्सा है। इसलिए मैंने कभी ये जानने की कोशिश नहीं की कि वहां आसपास किस किस का दफ्तर मौजूद है। फिर मैंने नहायत सादगी से कहा, वैसे बाय द वे, ये आप मलिक असलम की गुमशुदगी की इत्तला मुझे क्यों देने आए हैं? इंस्पेक्टर नईम अहमद गहरी नजरों से मेरे चेहरे का जायजा ले रहा था। फिर उसने गोया मेरी आंखों में झांक कर कुछ पढ़ने की कोशिश की। वो तकरीबन मेरा हम उम्र ही था, लेकिन मुझ जैसे लोगों की आंखें पढ़ने के मामले में अभी बच्चा था। मैं देख रहा था कि इस इब्तदाई मरहले पर ही उसका एतमाद मुतजलजल हो चला था। तहम वो खासे ठहरे ठहरे लहजे में बोला, असली मलिक के बेटे कैसर मलिक ने रिपोर्ट दर्ज कराते हुए शुबा जाहिर किया है कि उनकी गुमशुदगी में आपका हाथ है। मैंने बुजुर्गाना तहम्मुल से मुस्कुराने की कोशिश करते हुए कहा, इंस्पेक्टर, कल को अगर किसी शख्स ने आकर आपके सामने इस शुबे का इजहार कर दिया कि अमेरिका को हिरोशिमा और नागासाकी पर एटम बम गिराने पर दरअसल मैंने ही उकसाया था और उसने ये कार्रवाई पर्ल हार्बर पर बमबारी के जवाब में नहीं की थी, तो क्या आप इस सिलसिले में भी तफ्तीश करने मेरे पास तशरीफ ले आएंगे? वो एक लम्हे के लिए खामोश रहा और इस दौरान उसके चेहरे पर सुर्खी आ गई थी, लेकिन फिर उसने गालबन मेरी बात का मेरे ही अंदाज में जवाब देने का फैसला किया और सादगी से बोला, नहीं जनाब, मैं तो एक छोटा सा ऑफिसर हूँ, मैं ज्यादा बड़े मामलात में हाथ नहीं डालता। मुल्कों के मसाइल सरबराहाने ममलिकत जाने, मैं तो सिर्फ ये देखता हूँ कि मेरे थाने के हल्के में से अगर कोई मेरे पास शिकायत लेकर आया है तो उसमें कहां तक सदाकत है। मेरी जिंदगी का वाहिद मकसद सिर्फ कसूरवार को सजा दिलवाना और बेगुनाह की जानो माल और इज्जत की हिफाजत करना है। क्या तुम्हें यकीन है कि मुआशरे में ऐसा ही हो रहा है? इंस्पेक्टर,
मैंने एक बार फिर उसकी आंखों में झांका। वो एक लम्हे के लिए गड़बड़ाया, फिर कदरे बेचैनी से पहलू बदल कर बोला, मुआशरे की मैं बात नहीं करता, अपनी जात की हद तक और जहां तक मेरा इख्तियार चलता है मैं कोशिश कर रहा हूँ। मुझे खुशी है, मैंने कुर्सी की पुष्ट से टेक लगाते हुए मुरब्बियाना लहजे में कहा, और शायद तुम्हें यह सुनकर खुशी हो कि मेरी जिंदगी के भी सिर्फ 3 ही खास मकासद हैं और उनमें से एक वही है जो तुमने बयान किया है। जी हाँ, ये सुनकर मुझे वाकई खुशी हुई है। वो कदरे अदम दिलचस्पी से बोला, लेकिन फिलहाल मैं सिर्फ इस केस के बारे में बात करना चाहूंगा। मैं मिस्टर असलम मलिक की गुमशुदगी की तफ्तीश कर रहा हूँ। हाँ, मैं खुद इस मौजू पर आने लगा था। मैंने एक पेंसिल उंगलियों में घुमाते हुए कहा, तो ये असलम मलिक का बेटा, क्या नाम बताया था तुमने उसका? हाँ, कैसर मलिक। उसने मुझ पर शुबा जाहिर किया है। उसकी कोई बुनियाद तो होगी। बगैर किसी बुनियाद के और महज किसी मुअज़्ज़ज़ और शरीफ शहरी को तंग करने के इरादे से उस पर शुबे का इजहार करना या बहतान लगाना तो खुद कई पहलुओं से कानून की जद में आता है, और मेरा ख्याल है मुझे इस सिलसिले में अपने कानूनी मशीरों से मशवरा करना पड़ेगा। बहरहाल फिल वक्त मैं सिर्फ यही जानना चाहूंगा, क्या असलम मलिक से मेरा कोई जायदाद वगैरह का झगड़ा चल रहा था? हमारे दरमियान कभी बहस, तकरार, कशीदगी का कोई मौका आया था? कभी हम में से किसी एक ने एक दूसरे को धमकियां दी थी? क्या कभी हमारे कारोबारी मफादात टकराए थे या हमारे दरमियान शदीद कारोबारी मुखासमत पाई जाती थी जिसकी बिना पर एक दूसरे को अगवा करने की नौबत आ सकती? कोई बुनियाद तो यकीनन रही होगी। मैं पुरइश्तियाक अंदाज में जरा आगे को झुक आया था, जैसे इंस्पेक्टर यकीनन मुझे कोई ठोस वजह बताएगा। वो एक लम्हे के लिए फिर गड़बड़ाया, लेकिन बज़ाहिर अब भी पुरसकून रहा और धीमे लहजे में बोला, रिकॉर्ड पर ऐसी कोई चीज नहीं। गैर इरादी से ही अंदाज में उसने गोद में रखी हुई फाइल एक लम्हे के लिए खोल कर फिर बंद कर दी। लेकिन कैसर मलिक का ख्याल है कि उसके वालिद और आप के दरमियान कोई मुखासमत पैदा हुई थी, और यह ख्याल उसके जहन में अपने बाप के करीबी साथियों से तबादला ख्याल के बाद पैदा हुआ है। उसका अपना तो बाप से राब्ता कम ही रहा है। वो ज्यादातर मुल्क से बाहर रहा है या फिर कुछ अरसा उसने जमीनों पर गुजारा है। आमतौर पर उसे बाप के मामलात का ज्यादा इल्म नहीं होता। उसके बावजूद उसे अपने बाप के और मेरे दरमियान मुखासमत का इल्म हो गया। ये कैसर मलिक और उसके बाप के साथी खासे वजदानी और इल्हामी सी सलाहियतों के मालिक मालूम होते हैं। मैंने इस्तज़ाहिया से लहजे में कहा, तफ्तीश का आगाज बहरहाल ऐसी ही बातों से होता है। इंस्पेक्टर नईम गहरी संजीदगी से बोला, और बाज़ औक़ात ऐसी ही बातों के सहारे रफ्ता रफ्ता हम मुजरिम तक जा पहुंचते हैं। मैं आप पर बराह रास्त कोई इल्जाम आयद करने नहीं, सिर्फ तफ्तीश करने आया हूँ। हाँ, ये तो खासी माकूल बात है। मैंने इस बात में सर लाया, तफ्तीश में तो कोई हर्ज नहीं। आप मुझसे क्या चाहते हैं? मैंने इंतहाई सर्द और रस्मी लहजे में कहा। मेरे बदले हुए लहजे की बायस उसके चेहरे पर गैर महसूस सा तनाव आ गया था। मैं सिर्फ आपका बयान चाहता हूँ, वो मुहतात लहजे में बोला। मैं अब तक जो बातें करता रहा हूँ वो मेरा बयान ही था। आप उसे तहरीरी शक्ल दे लीजिए, मैं दस्तखत कर दूंगा। मैंने घड़ी देखते हुए कहा। फिर गोया मुझे कोई ख्याल आया और मैंने चौंकने की अदाकारी करते हुए कहा, आपने तारीख क्या बताई थी? असलम मलिक किस रात गायब हुआ है? 13 और 14 सितंबर की दरमियानी रात को वो अपने दोस्त इज्जत अली के यहाँ खाने पर गए थे। इंस्पेक्टर ने पूरे उम्मीद लहजे में कहा। वहां से वो रात गए घर रवाना हुए थे, लेकिन घर नहीं पहुंचे। मैंने ज़हन पर जोर देने की अदाकारी की, फिर इंटरकॉम का रिसीवर उठाकर एक बटन दबाया। कैथरीन, मैंने उस हद तक बुलंद आवाज में कहा था कि इंस्पेक्टर बासानी सुन सके। 13 सितंबर को तो मैं स्पेन से आए हुए कुछ ताजरों और खरीदारों के ग्रुप से मुलाकात के लिए कराची गया था ना। 15 सितंबर की शाम वापस आया था और फौरन ही इस्लामाबाद चला गया था। वहां से 16 सितंबर को वापस आया था। यही तारीखें थी ना? जरा अपनी डायरी देख कर बताओ। मैंने इंटरकॉम का वो बटन दबा दिया जिससे कैथरीन की आवाज इंस्पेक्टर भी सुन सकता था। सिर्फ एक लम्हे के तवक्कुफ के बाद कैथरीन की आवाज इंटरकॉम के स्पीकर पर उभरी। यस सर, आपको बिल्कुल ठीक याद है, यही तारीखें थी, यही शेड्यूल था। और मैं चूंकि उस वक्त कंपनी के काम पर था, इसलिए जहाज के टिकटों की काउंटर फाइल और होटलों के बिल वगैरह भी अकाउंट्स डिपार्टमेंट की फाइलों में महफूज होंगे। मैंने सरसरी से लहजे में पूछा। यकीनन सर, कैथरीन ने अंग्रेजी में मुस्तस्दी से कहा। क्या आप देखना पसंद करेंगे? आपके कमरे में भिजवाऊं? मैं तो नहीं, अलबत्ता हमारे मेहमान इंस्पेक्टर नईम शायद देखना पसंद करें। भिजवा दीजिए, मैंने कहा और सिलसिला मुनक़ता कर दिया। मुतमईन अंदाज में रिवाल्विंग चेयर के पुश्ते से टेक लगाकर मैंने इंस्पेक्टर नईम की तरफ देखा। उसका चेहरा बज़ाहिर सपाट था, लेकिन ऊपर ख्याल नजरों से एक दीवार गिर फैंसी लाइट को देख रहा था। चंद लम्हे बाद दस्तक देकर और इजाजत पाकर 6 फुट लंबा और घनी मूंछों वाला बावर्दी चपरासी अंदर दाखिल हुआ। उसके हाथ में 2 फाइलें थी। नहायत खामोशी से उसने फाइलें इंस्पेक्टर के सामने रख दी। उनमें जहाज के टिकट और होटलों के बिल वगैरह लगे हुए थे। इंस्पेक्टर ने बगौर उनका मुआयना किया, तारीखें वगैरह देखी, अपनी डायरी में कुछ नोट किया और फाइलें मेज पर एक तरफ को खिसका दी। चपरासी मेरा इशारा पाकर खामोशी से फाइलें ले गया और इंस्पेक्टर नईम भी जाने के लिए उठ खड़ा हुआ। वो बिल्कुल खामोश था और उसका चेहरा भी हद से ज्यादा सपाट था। उसकी ये कैफियत मुझे अच्छी नहीं लग रही थी। जिन लोगों के चेहरों पर मुझे उनके महसूसात का सुराग नहीं मिलता था, वो मुझे कतरे तशवीश में मुब्तला कर देते थे। इंस्पेक्टर मुसाफे के लिए हाथ बढ़ाते हुए बोला, अफजल चौधरी साहब, फिलहाल मैं जा रहा हूँ और शायद दोबारा ना हूँ, लेकिन एक बात बता देना,
मैं बेहतर समझता हूँ। अगर मुझे किसी के बारे में मुकम्मल यकीन हो जाए कि वो मुजरिम है, लेकिन मेरे पास ऐसा कोई सबूत नहीं जिसे अदालतें तस्लीम कर सकें, तो मैं कभी कभी खुफिया तौर पर अपनी हदूद से भी तजावुज़ कर जाता हूँ और हर मुमकिन कोशिश करता हूँ कि मुजरिम को उसके किए की सजा जरूर मिले। तकरीबन यही हाल मेरा भी है। मैंने बिला तामुल कहा, मुझे लगता है हमारे ख्यालात बहुत मिलते हैं। उसका हाथ मेरे हाथ में खासा छोटा और कमजोर लग रहा था, लेकिन दर हकीकत ये एक मजबूत हाथ था, क्योंकि ये कानून का हाथ था, एक ईमानदार ऑफिसर का हाथ था। हकीकत ये थी कि मुझे इंस्पेक्टर नईम से मिलकर खुशी हुई थी। मैंने उसके लिए एहतरामन उठते हुए कहा, अगर मैं आपके आते ही आपसे मुसाफा करते वक्त कहता कि आपसे मिलकर बड़ी खुशी हुई तो वो एक कतई रस्मी और झूठी बात होती। मैं आपके रुखसत होते वक्त कह रहा हूँ कि आपसे मिलकर बड़ी खुशी हुई। बहुत मुद्दत बाद एक आइडियल पुलिस ऑफिसर से मुलाकात हुई है और एक अरसे तक शायद इस हसीन इत्तेफाक की खुशी महसूस होती रहे। शुक्रिया। उसने हल्की सी मुस्कुराहट के साथ सिर्फ इतना कहा और रुखसत हो गया। उसके जाते ही मैंने उसका ख्याल ज़हन से झटक दिया और फाइलें देखने लगा। जहाज की टिकटों और होटलों के बिलों वाली एहतियात अच्छी रही थी। हकीकत यह थी कि 13 और 14 सितंबर की दरमियानी रात को मैंने नहीं, हमारे एक आदमी ने मेरे नाम से कराची और फिर इस्लामाबाद का सफर किया था। कद काट और सूरतो शक्ल में मामूली हद तक मुशाबत तो उसमें मौजूद थी। थोड़ी सी मजीद मुशाबत छोटी मोटी चीजों के जरिए पैदा कर दी गई थी। वो गैर मुल्कियों और अजनबियों से मिला था। उनसे शनाख्त की तस्दीक कराने की नौबत मुश्किल से ही आ सकती थी और अगर कभी आ भी जाती तो उनके लिए किसी चीज की तरदीद करना तकरीबन नामुमकिन था। अव्वल तो मैं उस हद तक नौबत आने की इजाजत ही नहीं दे सकता था। नईम तो बेचारा एक नौ आमूज और पुरजोश इंस्पेक्टर था। मेरे पास बड़ी बड़ी घाघ चीजों से निपटने के लिए ट्रिप का एक नहीं कई कई पत्ते मौजूद थे। मुझे काम करते हुए ज्यादा देर नहीं गुजरी थी कि कैथरीन ने इतला दी कि सेठ आलम शेर मुझसे मिलने आए हैं। सेठ आलम शेर मेरे उस जमाने के पुराने शनासा थे जब मेरे जेर जमीन धंधे जारी थे। वो उसी लाइन के आदमी थे और अभी तक उनका स्मगलिंग का धंधा जोरों पर था, लेकिन वो थे बहुत अजीब और गरीब किस्म की शख्सियत थे। उम्र उनकी 50 से ऊपर थी। बारेज थे, नमाजी परहेजगार आदमी थे, माथे पर महराब थी और उन्हें देखने वाला अगर ये सोच भी बैठता कि वो स्मगलर हो सकते हैं तो शायद सोचने वाला अपने आप को मुजरिम सा महसूस करता कि उसके दिल में ये बेहुदा ख्याल क्यों कर आया। लेकिन वो बहरहाल स्मगलर थे और बड़े धड़ल्ले के स्मगलर थे। उस मामले में उनके नज़रियात बड़े कमाल के थे। उस वक्त भी वो मेरे कमरे में दाखिल हुए तो टखनों से ऊंची खद्दर की शलवार और कमीज में थे, लेकिन ये खद्दर रेशम से ज्यादा महंगी थी। उनके वजूद से फ्रांस की एक नहायत आला और बेशकीमत परफ्यूम की महक फूट रही थी। उनके सुर्खो सफेद चेहरे पर चौड़ी चिकली और घनी दाढ़ी खूब सजी हुई थी। उनके बाल भी लंबे लंबे थे और उन पर एक नफीस किस्म की गोल सफेद टोपी टिकी हुई थी। कुशादा पेशानी पर सजदों का निशान दूर से झांकता था। मजमूई तौर पर उनकी शख्सियत बड़ी पुरकशिश और सहर अंगेज थी। वो मुझसे हाथ मिलाने का तकल्लुफ किए बगैर कमरे के उस गोशे में चले गए जहां सोफे वगैरह पड़े थे और मेहमानों को गैर रस्मी अंदाज में बिठाया जा सकता था। अपने खूबसूरत और गैर मुल्की जूते उतार कर वो बड़े इत्मीनान से एक सोफे पर नीम दराज होते हुए बोले, बरखुदार रफी, तुम तो ईद का चांद हो गए हो। माना कि तुम अब बहुत बड़े आदमी बन गए हो, लेकिन तुम्हें हम बुजुर्गों से तो मेल मुलाकात का सिलसिला नहीं तोड़ना चाहिए। सिलसिला टूटा कहाँ है साहब, आपकी नवाजिश है कि आप अक्सर इस सिलसिले को जोड़ते रहते हैं। मैंने मुस्कुराते हुए कहा, मेरी मसरूफियात का तो वाकई कुछ न पूछे। उन्होंने वास्कट की जेब से हवाना का एक मोटा सा सिगार निकालकर बेशकीमत तुलाई लाइटर से सुलगाया और एक तवील कश लेकर बोले, मैं एक बहुत जरूरी काम से तुम्हारे पास आया हूँ, लेकिन पहले काफी मंगवाओ। काफी आ चुकी तो वो छोटे छोटे घूंट भरने के बाद बोले, अभी मुझे दरअसल ट्रांसपोर्ट का मसला दरपेश है। आपको ट्रांसपोर्ट का क्या मसला दरपेश हो सकता है? मैं हैरत से बोल उठा, कई गाड़ियां हैं आपके पास। अभी पिछले दिनों मैंने आपको एक नई फोर्ड में घूमते देखा था। पूरी बात तो सुन लिया करो बेवकूफ। उन्होंने मुरबियाना शफकत से मुझे डांटा। मैं जाती ट्रांसपोर्ट की बात नहीं कर रहा, मुझे माल की ट्रांसपोर्टेशन का मसला दरपेश है। मिडिल ईस्ट में एक साहिल पर मेरी घड़ियों की बहुत बड़ी खेप लावारिस पड़ी हुई है। जो लांच वाला मेरा माल लाया करता था उसे कोस्ट गार्ड वालों ने पकड़ लिया है और उसकी बाकी लांचें बड़ी शराफत से सीधे और कानूनी कारोबार में लग गई हैं। किसी के माल का एक कार्टन भी नहीं उठा रही है, कोई दूसरी पार्टी भी नहीं मिल रही। तुम्हारे ट्रालर आजकल किस इलाके में फिर रहे हैं? सिर्फ पाकिस्तानी इलाके में, और वो सिर्फ फिशिंग कर रहे हैं। मैंने गहरी संजीदगी से कहा, 2-4 रातों के लिए एक ट्रालर हमारे काम के लिए मखसूस कर दो और ये मत समझना कि हम यूं ही दोस्ती में काम निकाल रहे हैं। मुआवजा जो दूसरों से तय है वो तुम्हारे आदमियों को भी मिलेगा और इसके बावजूद हम एहसान मंद भी होंगे। वैसे ये ट्रांसपोर्ट का मसला अब अक्सर ही सर उठाने लगा है। मैं तो सोच रहा हूँ जरा 2-4 खास कामों से फुर्सत मिले तो 1-2 ट्रालर लेकर डाल दूं। उन्होंने सिगार की लाख एस्ट्रे में झाड़ी और गहरी सांस लेकर बोले, खैर ये तो बाद की बातें हैं, ये बताओ कि ट्रालर कब मिल सकता है? मैं मुआज़्ज़ज़ खां हूँ सेठ साहब, मैंने मुलायमे से कहा। मैंने ये लाइन ही छोड़ दी है। स्मगलिंग से अब किसी भी सतह पर मेरा कोई वास्ता नहीं रहा। चुनाचे जब अपने ट्रालर मैं खुद
इस किस्म के काम में इस्तेमाल नहीं कर रहा तो किसी और को इस मकसद के लिए क्यों कर दे सकता हूँ। उसके लिए तो आप मुझे माफी फरमाएं। छोड़ो यार। वो गोया मेरी बात पर यकीन न करते हुए बोले, इस किस्म की बातें तो सभी करते रहते हैं कि जनाब हम लाइन छोड़ चुके हैं, ये छोड़ देंगे, लेकिन हकीकत ये है कि छूटती नहीं है मुंह से, ये काफिर लगी हुई है। ये आप अपने बारे में कह सकते हैं। मैंने मुस्कुराते मुलायमे से कहा, अपना तो ये मामला कि जब जिस चीज को छोड़ दिया उसे दोबारा मुंह नहीं लगाया और जब जी चाहा छोड़ दिया। आखिर अपनी लाइन के आदमी से तो कोई बात छुपी नहीं रह सकती। अगर मैं कुछ कर रहा होता आपको जरूर खबर होती। एक अरसे से आपको मेरे माल के इधर से उधर आने जाने का या फरोख्त होने की कोई खबर नहीं मिली होगी। नहीं, उन्होंने तस्लीम किया, लेकिन ये कोई अनोखी नाकाबिले गौर बात नहीं है। ऐसे दौर तो हम सब पर आते रहते हैं। जब हम खासे लंबे लंबे अरसे के लिए लंबी तान कर सो जाते हैं, कोई ऐसी वजह हो जाती है, लेकिन हालात मुनासिब होते ही अंगड़ाई लेकर अपने हवास पर से सुस्ती झटक कर एक बार फिर मैदान अमल में आ जाते हैं। बाज़-औक़ात तो साल साल भर हाथ पर हाथ धरे बैठना पड़ता है और बाज़-औक़ात 2-4 महीनों में बरसों की कसर निकल जाती है। वो तो मुझे मालूम है, लेकिन मैंने अर्ज किया ना कि मेरा मुआवला ये नहीं है। मुझे अब इसकी जरूरत नहीं रही। मेरे पास चारों तरफ से दौलत आ रही है। मैंने उन्हें अपनी बात का यकीन दिलाने की कोशिश की। कैसी बेवकूफ़ी की बातें कर रहे हो बरखुरदार। वो प्यार से बोले, दौलत तो खा 1000 रास्तों से आ रही हो, तब भला कोई रास्ता बंद करने को जी चाहता है। मुझे दूसरों का नहीं मालूम, लेकिन मैंने बहरहाल वो रास्ता बंद कर दिया है।